आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? पाकिस्तान स्टील की फरोख्त को रोकने के लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 23 जून 2006 को अपने फैसले में लिखा था कि इसे बेचने के अमल में हेरा फेरी की गई। क्या हेरा फेरी की गई है? करने वाला कौन है? उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मुंसिफ़ आज़म ने ये नहीं बताया और इन सवालों के जवाब भी नहीं दिए थे कि क्या किसी ने तवारकी से ऊंची बोली लगाई थी? क्या किसी के बोली देने में कोई रुकावट डाली गई थी? क्या स्टील मिल की फरोख्त के लिए सरेआम दुनिया भर में ऐलान नहीं किया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो फिर क्या हेरा फेरी हुई थी? मुमताज़ कानूनदान और साबिक वज़ीर कानून व इंसाफ खालिद अनवर मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे डॉन में शाये होने वाले अपने मज़मून में बताते हैं कि हेरा फेरी पाकिस्तान स्टील की फरोख्त के अमल में नहीं बल्कि उस फैसले में की गई थी जो फरोख्त में रुकावट डालने के लिए लिखा गया। वो लिखते हैं कि जिन गैर संजीदा और बोधी वजूहात को फैसले की बुनियाद बनाया गया उनमें से एक भी दुरुस्त नहीं थी। इन वजूहात का अपने मज़मून में ज़िक्र करते हुए साबिक वज़ीर कानून सवाल उठाते हैं कि जब हुकूमत कोई फ़ैसला करती है तो काबीना इसके लिए पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है और पार्लियामेंट अवाम को। लेकिन जब अदलिया, जिसे हुकूमती मुआमलात में अमल दखल का उसूलन कोई इख्तियार नहीं, अपनी हद से बढ़कर ऐसा कोई फैसला करती है जिससे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो, जो पाकिस्तान स्टील के मामले में हुआ, तो अदलिया इसके लिए किसको जवाबदेह होगी? साबिक वज़ीर कानून और इंसाफ ने अपने मज़मून में ये भी लिखा कि पाकिस्तान में मुरव्वज कानून के मुताबिक जो हिंदुस्तान और अमेरिका में राइज नहीं, अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को मुक़द्दम रखते हुए अदलिया को सिर्फ अपने रूबरू जवाबदेह रखा गया। अदलिया की ख़ुद एहतसाबी का ये कानून अगरचे आइडियल है, लेकिन हमारी तारीख़ ये बताती है कि इसका नतीजा अदम एहतसाब की सूरत में निकलता रहा है। उनका ये मज़मून प्राइवेटाइजेशन एंड द सुप्रीम कोर्ट newspaper-don.com के उन्वान से गूगल पर दस्तयाब है। साबिक वज़ीर कानून ने निजकारी के ख़िलाफ़ फ़ैसले से पाकिस्तान स्टील को होने वाले जिस नुकसान का जिक्र किया है वो कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं बल्कि 550 अरब रुपए का नुकसान था, जिसका जिक्र साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद अहमद कसूरी ने मारूफ एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में भी किया है। मुंसिफ़ आज़म के अदम एहतसाब की एक बहुत बड़ी मिसाल रिकोडिक के इलाके में तांबे की कान कनी के बारे में उनके फैसले की सूरत में भी सामने आती है। बलोचिस्तान में चागी के मुकाम पर वाक़े इस कान के मामले में बैनुल अक़वामी मुसालहती अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान को 960 अरब रुपए बतौर हर्जाना ऑस्ट्रेलवी कंपनी को
ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مقدمے پر ہونے والی اربوں روپے کے اخراجات اس کے علاوہ تھے۔ بین الاقوامی عدالت کے پاس یہ معاملہ جسٹس افتخار کے اس فیصلے کی وجہ سے پہنچا تھا جس میں انہوں نے ریکوڈک میں تانبے کے ذخائر کی کان کنی کا آسٹریلوی کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کمپنی کو بھاری نقصان ہوا تھا۔ حکومت کے اس وقت کے وزیر فواد چودھری نے جسٹس افتخار کو اس نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کے خلاف انکوائری کمیشن بٹھانے اور جرم ثابت ہونے پر انہیں جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا۔ فواد چودھری کے ہم نام ایک اور معروف قانون دان فواد حسین کے بقول جسٹس افتخار قانونی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کے عادی تھے، جس کے نتیجے میں پورا عدالتی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار ایک اور انگریزی اخبار میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں کیا ہے۔ اگلی قسم میں جانیے ایسا کیا ہوا تھا کہ پاکستان سٹیل کے ریٹائر ہونے والے 6000 سے زائد ملازمین بنگلہ دیش میں پاکستانی محصورین جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔